हैं। जब आप गोवा उत्तराखंड कहे तो ये लोग पंजाब कहते हैं। अरे चलिए, पंजाब में एक फ्लूक हुआ और पंजाब में अभी क्या हो रहा है, खुलेआम प्रो खालिस्तानी रैलीज जो हो रही है उसके बारे में नहीं बोलेंगे। पंजाब का पैसा जो गुजरात में बहाया जा रहा है एड्स के नाम पर, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा एक शुरू होनी थी भाई हिसार से। सितंबर में अनाउंसमेंट हुआ था, हिसार शायद गृह क्षेत्र है इनके सुप्रीमो केजरीवाल जी का, वहां से मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा शुरू होनी थी। मैं जानना चाहती हूँ वो यात्रा कहाँ पहुंची? बड़े दमखम के साथ शुरू होनी थी मेक 1 यात्रा, मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा एक शुरू होनी थी। मैं सिर्फ उत्सुकता के कारण पूछ रही हूँ क्योंकि हिसार गृह क्षेत्र है, वहां पे 2.5% वोट शेयर इनको मिला। हाँ। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ वो यात्रा कहाँ पहुंची? ठीक है, जबानी जमा खर्च करना, गुजरात जाकर रेपिस्ट पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, ड्रग पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, शराब के घोटाले में यहां फंसेंगे, गुजरात में जाके पैरवी करेंगे। ये कौन सी आइडियोलॉजिकल बेंट के है? पहले ये बता दें, ये कुछ नहीं है, ये भाजपा की बी टीम है। जब दिक्कत में आएगी वहां पर जननायक बन के पहुंचने की कोशिश। ठीक है गौरव जी, आप चूंकि पहले आरोप आप पर था, जवाब दीजिए फिर संजीव जी। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो महिला सुरक्षा पर उन्होंने सबसे बड़ा हमला किया। मेरा राजस्थान का आंकड़ा मैंने दिया, उस पर उत्तर नहीं मिला। वो भी दे देती हूं, उत्तर दे देती हूं, मैं उत्तर दे देती हूं। आपके बीच में नहीं, शांत हो जाइए। छत्तीसगढ़ अपनी बारी में हरियाणा नंबर 1 है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सुप्रिया नहीं बोलेंगे। सुप्रिया देखिए, मैंने सुप्रिया जी थोड़ा सा दवाई वो भी पिलानी चाहिए। ठीक है, बीच बीच में बोलते हैं जब ठीक है, कोई बात। 2 आंकड़े मैंने दिए क्योंकि इन्होंने वो मुद्दे उठाए। इन्होंने बेरोजगारी का उठाया, मैंने बताया राजस्थान में 30% और गुजरात में 1.6 और 1.7%। इन्होंने क्या किया, उसको तोड़ दिया। आइए इस एज ब्रैकेट में चलते हैं, जो 14 साल 11 दिन के हैं, महिला हैं और इस जात से है, उसमें ऐसे कोई आंकड़ा देता है क्या? सीएमआई का डेटा दे रहा हूं। दूसरा, एनसीआरबी में मैंने बताया 6310 बलात्कार के मामले हैं और अशोक गहलोत का वक्तव्य है इसलिए बलात्कार बढ़ गए हैं क्योंकि जो अपराधी हैं उन्हें फांसी की सजा होती है। ये जो हमने अपराध बढ़ाया तो इसलिए बलात्कार के मामले बढ़ गए। टिकट क्यों दिया? बीच में नहीं बोला, नहीं मैं तो बौखलाइए, कभी मत बौखलाइएगा। अब सुनिए, हाँ, वो थोड़ा थोड़ा करिएगा, थोड़ा करिए, अपनी बात करिएगा। सुनिए, अब इन्होंने बात करी कि आम आदमी पार्टी के साथ इनकी लड़ाई जो है ये सत्ता में आने की है ही नहीं, ये है केवल जमानत जब्त किसकी ज्यादा होंगी। और जमानत जब्त पे मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही आती थी। जब परिणाम आए 1-1.5-2 महीने कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं आया। इनके लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? 399 सीटें लड़े, 387 रिकॉर्ड बना, कीर्तिमान, जमानत जब्त हो गई। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है इनकी राजनीतिक हैसियत नहीं, औकात नहीं बोलूंगा, और मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी आज जो हर किसी के लिए आदर्श हैं, उनके लिए मधुसूदन मिस्त्री ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, कहा उनको औकात गुजरात दिखाएगा। अरे गुजरात ने तो तुम्हें दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी कैसे पूरी तरह से विलुप्त होती जा रही है। और सरदार पटेल की भी इन्होंने बात करी। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सरदार पटेल पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, क्या कोई गांधी परिवार का सदस्य और अध्यक्षा सोनिया गांधी थी वहां गया क्या? आपके हमारे, एक मिनट बस पूरी कर लूं, मतभेद हो सकते हैं, आप गए क्यों नहीं? दूसरी बात, 1991 में आपने भारत रत्न दिया, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को दिया, सरदार पटेल को क्यों? ठीक है, छोटा सा इसका जवाब जिसके बाद में संजीव जी मैं बिल्कुल छोटा सा प्लीज। सरदार पटेल ने तो आपके आका आरएसएस को बैन किया था। जिन सावरकर को लेके आप जलेबी बनाते हैं उनको गिरफ्तार किया था। इंदिरा गांधी का पत्र पढ़िए, बीच में मत बोलिए, अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए, बीच में थोड़ा बोलूंगा, थोड़ा जैसे आप बोल रही थी, थोड़ा। वीर सावरकर के लिए इंदिरा गांधी ने क्या कहा है पहले पढ़ के आइए, और उनसे बड़ी नेत्री अभी आप बनी नहीं है। बस और बोलिए, मैंने बता दिया आपको। अति आत्मविश्वास है गुजरात को लेकर आपका, उत्तराखंड और गोवा याद दिला रही है। देखिए, आपने ही एक आंकड़ा दिया है, उसमें देखा आपने कि दलित वोटर, आदिवासी वोटर, माइनॉरिटी वोटर जो कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। अब देखिए, वैसे उनको बीजेपी भरोसा नहीं है, लेकिन उसको पता है कि कांग्रेस को अगर वोट देते हैं डायरेक्टली बीजेपी को वोट जाता है। इन्होंने गोवा का उदाहरण दिया और बड़ा अच्छा उदाहरण है ये कि गोवा में जब गोवा का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस के सभी प्रत्याशी को लेकर चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में जाकर शपथ खिलाया गया था कि इस बार हम नहीं बिकेंगे। चुनाव परिणाम आया, क्या हुआ? 11 में से 8 एमएलए इनके बिक के चले गए कांग्रेस बीजेपी में। तो अब लोगों को पता है कि अगर हमने कांग्रेस को वोट दिया तो इनडायरेक्टली बीजेपी को वोट जाएगा। तो इनके जो अपने एस्टेब्लिश्ड वोटर हैं, जो परंपरागत इनके वोटर माने जाते थे, वो सब वोटर अब मजबूरी में बीजेपी को वोट कर रहा है। अब जब आम आदमी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी आने के बाद
इन तमाम लोगों का भरोसा आम आदमी पार्टी पे। क्यों है भरोसा? आज जो आदिवासी की बदहाली आप 6 शेड्यूल 7 शेड्यूल में जिस तरह से पेशा कानून को कमजोर करके आदिवासियों को जमीन छीनने की साजिश भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, आज आदिवासी इससे गुस्से में है। तो चाहे आदिवासी हो चाहे दलित हो, आज जब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अच्छी शिक्षा देंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको होता है जिनको आज प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों को भेज नहीं सकते। जब वो कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा देंगे तो उनको आज फायदा होता है जिनको हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता। गुजरात की बात करें मैडम तो 27 आप समझिए कि 33 जिलों के 20 जिलों के हॉस्पिटल में बेसिक आपके एक्सरे मशीन नहीं है। ये तो हालात है उनके जिला अस्पताल का। तो ऐसे में वो तमाम लोग जिनको आज अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाया, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाया, और वो तमाम वंचित लोग आज मजबूती से आम आदमी पार्टी के साथ खड़े। तब मैं कह रहा हूं संजय अंजना जी 10 सेकंड बोले दीजिए, बीच में टोकते हैं बार बार। इन्होंने कुछ आंकड़े दिए, कुछ आंकड़े मैं भी दे देती हूँ। 23,000 सरकारी स्कूल की टीचरों के पद खाली हैं, 6,000 स्कूल बंद हो गए, 340 वैकेंसीज के लिए 17 लाख एप्लीकेंट्स आते हैं। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल कोरोना की बदहवाली के बाद चेंज हो गया, कठपुतली जैसे मुख्यमंत्री भी बदल दिए गए। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ये सब कैसे हो जाता है? क्या दिल्ली से सरकार चलती है? और अगर दिल्ली से चलती है तो फिर यहाँ पे नाकामी और विफलताएं किसके सर?